नमस्कार दोस्तों, 2 अक्टूबर 2020 के डेली करंट अफेयर्स न्यूज़ डिस्कशन में आपका स्वागत है। जितनी भी आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं, बर्निंग करंट अफेयर्स के डिस्कशन है, वो मैं आपको बताऊंगा। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए। डेली बेसिस पे आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती हैं, करंट अफेयर्स की भी और एडिटोरियल की भी। साथ साथ मेरे द्वारा बनाई गई और वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल मेंबर भी बन सकते हैं। आपके नॉलेज में एनहेंसमेंट होगा, आपकी एग्जाम्स की तैयारी थोड़ी बहुत अच्छी होगी। और मेंबरशिप की जो फीस है बहुत ही नॉमिनल है, 199, तो कोई इतना बड़ा अमाउंट भी नहीं है। साथ साथ आप टेलीग्राम को ज्वाइन करने के साथ साथ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे थोड़े बहुत जो भी आपके डाउट्स हैं क्लैरिफाई कर सकते हैं। गांधी जयंती है आज दोस्तों। मोहनदास करमचंद गांधी, हमारे बापू महात्मा। 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था। 30 जनवरी 1948 को अनफॉर्चुनेटली इनकी गोली मार के हत्या कर दी गई। हमारे बापूजी पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो आज अपलोड कर चुका हूं, बायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी नाम से। आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे पड़ी हुई है। देखिए इन्होंने क्या बोला है। He instructed us to be the change we wish to find on the planet. He advised us that where there is love, there is life. He pursued the way of ahimsa and peacefulness to influence us to join together. He is the father of our nation. अहिंसा का सिद्धांत दिया, और आज की डेट में अहिंसा का सिद्धांत बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। केवल इंडिया के अंदर नहीं, केवल इंडिया की इंटरनल पॉलिटिक्स को लेके नहीं, ग्लोबली। तो बापू पे मैंने वीडियो बना रखी है, आप उसको देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों, लाल बहादुर शास्त्री जी, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री और फ्रीडम मूवमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हमारे लीडर, इनके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना रहा हूं। मैं शाम तक आपको अवेलेबल करा दूंगा। अब पहले न्यूज पे आते हैं। राहुल प्रियंका हेल्ड ऑन वे टू हाथरस। देखिए हाथरस में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जिसके बारे में आज मैंने एडिटोरियल में भी आपसे बातचीत की थी। 19 साल की एक बच्ची का रेप हुआ है और उसकी जान चली गई इसमें। अभी कांग्रेस प्रेसिडेंट राहुल गांधी जी और जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा जा रहे थे मिलने के लिए इस फैमिली से। इनको उत्तर प्रदेश पुलिस ने यमुना एक्सप्रेसवे पे रोक दिया, ग्रेटर नोएडा में। बहुत सारे कांग्रेस वर्कर्स थे साथ में। बोला गया है कि सेक्शन 144 को वायलेट कर रहे हैं ये कांग्रेस वर्कर और राहुल गांधी। राहुल गांधी जी ने बोला कि अगर इतनी भीड़ के साथ सेक्शन 144 वायलेट होता है तो मैं अकेले जाने को तैयार हूं। लेकिन तब भी इनको अकेले जाने नहीं दिया गया। झड़प हुई, पुलिस ने इनको रोका और आप कह सकते हो कि लाठी चार्ज किया है, ऐसा बोला गया है। तो यहाँ पे राहुल गांधी जी का सवाल है कि देखिए, अगर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को चलने की आज़ादी है, क्या एक नॉर्मल पर्सन नहीं चल सकता? देखिए ये एक पॉलिटिकल सवाल है। कांग्रेस वर्सेस बीजेपी हमेशा होता रहता है, हमें इसमें घुसने की जरूरत नहीं है। और मैं आपको पर्सनली बता दूं, मैं इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई फैन नहीं हूं। पहले थोड़ा बहुत मैं बीजेपी का फैन हुआ करता था, अब मैं वो भी नहीं हूं। कुल मिला के बात यह है कि कुछ पर्सन्स अगर कहीं जा रहे हैं तो उनको आप जाने के लिए रोक क्यों रहे हो? जब तक उनकी एक्टिविटीज वायलेंट नहीं हो जाती हैं, तब तक किसी को जाकर किसी एक बिलीगर्ड फैमिली से मिलने से रोकने का अधिकार किसी के पास भी नहीं है। अब एक्चुअली इन द बैकड्रॉप क्या हो रहा था, सच में ये मिलने जा रहे थे पीसफुल तरीके से या इसको एक पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश की जा रही थी, अब ये किसी को भी नहीं पता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस तरीके के इवेंट्स हमारी डेमोक्रेसी में नहीं होने चाहिए। कहीं ना कहीं जो रूलिंग पार्टी और अपोजिशन है, चाहे रूलिंग में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, आज बीजेपी है कल कांग्रेस आ जाएगी, उसके बाद फिर से बीजेपी आ जाएगी, ये तो देखिए चलता ही रहेगा। बट डेमोक्रेसी की जो बेसिक सिद्धांत है वो कभी टूटने नहीं चाहिए। आगे अगला जो आर्टिकल है वो है जीएसटी रेवेन्यूज क्रॉस 95,000 करोड़ इन सितंबर। अभी देखिए जो रेवेन्यू कलेक्शन हैं जीएसटी के, सितंबर में वो पहुंच गए 95,480 करोड़ रुपए। और आप कह सकते हैं कि इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में ये हाईएस्ट है। तो इससे ये पता चल रहा है कि शायद इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ी पिकअप कर रही है। जो लॉकडाउन रिस्ट्रिक्शंस है इंडिया में हट रहे हैं, दुनिया भर में हट रहे हैं, जिसके चलते इकोनॉमी खुल रही है। कोविड-19 का पैंडेमिक के पोस्ट आप देख सकते हैं जो इनडायरेक्ट कलेक्शन है वो 10% हाइयर है अगस्त से, और 4% हाइयर है पिछले साल की किटी से। यानी कि सितंबर 2019 में जो कलेक्शन आया था, इस बार का कलेक्शन उससे 4% ज्यादा है। इस साल में केवल 2 बार ऐसा हुआ है कि 90,000 करोड़ से ज्यादा का जीएसटी ग्रॉस कलेक्शन हुआ है एक महीने में। जनवरी 2020 में कुछ फिगर दे रखे हैं, 1.11 लाख करोड़। आप देखो कि मार्च 2020 में जब लॉकडाउन इंपोज किया गया था, 97,597 करोड़। अप्रैल 2020 और मई 2020 बहुत ही बुरा हाल है, 32,000 करोड़ और 62,000 करोड़।
जो ग्रॉस जीएसटी रेवेन्यू है सितंबर 2020 के वो है 95,480 करोड़। इसमें सेंट्रल जीजीएसटी इतना है, स्टेट सीजीएसटी इतना है और इंटीग्रेटेड जीएसटी इतना है, और इसमें इंपोर्ट के ऊपर जो जीएसटी लगाई जाती है वो है लगभग 22,442 करोड़। सेस कलेक्शन यहाँ पे कितना निकल के आ रहा है, 7,124 करोड़। तो देखा तो ये जा रहा है कि ये जो हायर कलेक्शंस है ये दिखा रहे हैं कि हाँ हमारी इकोनॉमी रिबाउंड कर रही है, कहीं ना कहीं ये है हायर कलेक्शन। लेकिन आपको मैं एक और बात बता दूं दोस्तों, ये जो मैं आपको फिगर बता रहा हूँ ना मंथ वाइज, ये ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है, और ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन कंप्लीट नेट रेवेन्यू सरकार का नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर 95,000 या 97,597 करोड़ रुपए सरकार के पास सितंबर में आ गया, एक मिनट, ये मार्च 2020 का डाटा है, इस महीने आया 95,480 करोड़। ये जो मैंने अभी 97,597 करोड़ बोला ये आपका मार्च 2020 का डाटा था। तो अगर सितंबर में सरकार के पास 95,480 करोड़ रुपीस आए हैं तो ये सरकार का रेवेन्यू नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें वो पैसा भी इंक्लूडेड है जो जीएसटी रिफंड स्कीम के अंदर एक्सपोर्टर्स को और बाकी जीएसटी भरने वाले को लौटा दिया जाता है। ये आप कह सकते हो ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन है, जिसमें अभी बहुत सारा रिफंड इशू होगा। वो कुछ रिफंड अगले महीने इशू होगा, साल के एंड पे इशू होगा, अगले साल इशू होगा, वो चीजें एडजस्ट होती रहती हैं। जनरल स्टडीज पेपर 3 में आपको ये चीज काम आएगी। फिर भाई एक और बहुत इंपॉर्टेंट पीस ऑफ हिस्ट्री, आपको पता है कि आपकी केरला में एक बोट रेस होती है जिसको बोला था नेहरू ट्रॉफी बोट ट्राई रेस। ये पॉपुलर वलमकली है, ये आपका पुनमड़ा लेक नियर अल्पूजा केरला में होती है। वलमकली या वलमकली को क्या बोला जाता है, बोट प्ले गेम। ओके, इसको बोट रेस कहा जाता है। ओके, द मोस्ट पॉपुलर इवेंट ऑफ द रेस इज कॉम्पिटिशन ऑफ चुन्नम वल्लम्स, इनको बोला जाता है स्नेक बोट। यहाँ पे एक बोट आपको ऐसी नजर आ रही है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, 1952 में जो इंडिया के पहले प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, वो अल्पूजा गए और वो एक ऐसी स्नेक बोट में चढ़े जिसका नाम था नादू बागम चुंदम। ये एक स्नेक बोट रेस थी। बाद में जब वो दिल्ली लौट रहे थे तो नेहरू जी ने एक सिल्वर ट्रॉफी डिनोट की। ओके, और बाद में इस जो बोट रेस का नाम था वो पड़ गया नेहरू ट्रॉफी बोट रेस। ये जो नादू भागम चुंदन स्नेक बोट थी दोस्तों, ये 2013 में रिटायर हो गई। ये लेजेंडरी स्नेक बोट थी। इसको लेजेंडरी स्नेक बोट क्यों बोला जाता है, क्योंकि इसके ऊपर हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी चढ़े थे। अब ऑब्वियस ही बात है, एक बोट कब तक चलेगी, कभी ना कभी तो रिटायर होगी। तो इस बोट को प्रिजर्व करने की बात करी जा रही, तो टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बोला है कि एक म्यूजियम सेट किया जाएगा, और ये जो चुंदम है इसको उसी टूरिज्म डिपार्टमेंट उस म्यूजियम में शिफ्ट किया जाएगा, और इसको प्रिजर्व करने में जो लोकल्स हैं वो भी मदद करेंगे, और नादू भागम चुंदन जो फैन क्लब है तो वो भी मदद करेगा। इस बोर्ड को रिकंडीशन किया जाएगा किसके द्वारा, क्राफ्ट्समैन साबू नारायण आचार्य के द्वारा। ओके, ये जो पूरा का पूरी ट्रॉफी होती है इसको पहले नाम दिया गया था प्राइम मिनिस्टर्स ट्रॉफी, बाद में इसको नेहरू ट्रॉफी नाम दे दिया गया। आप ये देखेंगे कि जो बोट है इसी नाम की एक दूसरी बोट भी लाई गई थी, नादू भागम चुंदन। 2019 में इस नई स्नेक बोट को रो कर रहा था पालाथुरुथी बोट क्लब। इन्होंने हिस्ट्री बनाई नेहरू ट्रॉफी को उठा के 1952 के बाद। तो जिस बोट पे नेहरू जी चढ़े थे उसका नाम था नादू भागम चुंदन, वो बाद में रिटायर हो गई, और बाद में एक नई बोट आई जिसको ये नाम दिया गया, और इस नई बोट ने 2019 में नेहरू ट्रॉफी जीती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। कैंपेन टू सिलेक्ट कंट्रीज नेशनल बटरफ्लाई। देखिए, कंट्री की नेशनल बटरफ्लाई को चुनने का एक सिटीजन कैंपेन चलाया जा रहा है। लगभग 50,000 लोग इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बटरफ्लाई रिसर्चर्स इन्वॉल्व हैं, साइंटिस्ट इन्वॉल्व हैं, इंथुजियास्ट इन्वॉल्व हैं। ये जो नेशनल बटरफ्लाई कैंपेन है इसका रिवाइव फोकस ऑन द रेलेवेंस ऑफ चार्मिंग स्केली विंग्ड इंसेक्ट्स इन एनहेंसिंग बायोडाइवर्सिटी। कहीं ना कहीं ये जो नेशनल बटरफ्लाई कैंपेन है ये लोगों को और देश को याद दिलाता है कि ये जो बटरफ्लाइज हैं ये हमारे इकोसिस्टम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं। ये एक इंडिकेटर स्पेशीज। आप बोलोगे इंडिकेटर स्पेशीज क्या होती है, इंडिकेटर स्पेशीज बताती हैं कि एक इकोसिस्टम कितना हेल्दी है, कितना हेल्दी नहीं है। हमारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स में ऐसी बहुत सी बटरफ्लाई पाई जाती हैं। रिच और डाइवर्स फ्लोरा एंड फोना का पार्ट है आपकी ये बटरफ्लाइज। बटरफ्लाई रिसर्चर्स ये भी बोलते हैं कि ये जो बटरफ्लाई हैं दे आर अ वाइटल लिंक इन द फूड एंड लाइफ चेन बाय बिकमिंग प्रे फॉर बर्ड्स। तो बर्ड्स और इंसेक्ट्स इनको खाते हैं। पॉलिनेशन में इन बटरफ्लाई का एक इंपॉर्टेंट रोल है। इनके जो कलर पैटर्न्स हैं, डिजाइन्स हैं, इनको बहुत सारी तरीके के आर्ट, फैशन और कल्चर में भी डिस्प्ले किया जाता है, और कहा जाता है कि इन बटरफ्लाई के एक्शन से आप एनवायरमेंटल हैजार्ड्स को और पॉल्यूशन को प्रिडिक्ट कर सकते हो, गेस कर सकते हो। प्राइमरली नॉर्थ ईस्ट इंडिया
वेस्टर्न घाट्स, माउंटेन्स, प्लेट्यू रीजन में ये मिलती हैं बटरफ्लाइज। लेकिन प्राइमरली बोला मैंने, देश के हर हिस्से में ये बटरफ्लाई मिलती हैं। आप यूपी के किसी प्लेन इलाके में गार्डन पे बैठे होगे, वहां पे भी आपको बटरफ्लाई मिल जाएगी। 7 बटरफ्लाइज को शॉर्टलिस्ट किया गया इंडिया में, जिसमें से कोई एक हमारी नेशनल बटरफ्लाई बनेगी। तो ये 7 कौन सी हैं? एक तो है नॉर्दर्न जंगल क्वीन, फिर आपको नजर आ रही इंडियन जेजाबेल, कृष्णा पीकॉक, ऑरेंज ओकलीफ, इंडियन नवाब, 5 बोर शॉर्ट टेल, येलो गॉर्गन। ये वो बटरफ्लाईज हैं जिनको शॉर्टलिस्ट किया गया है। इनमें से कोई एक बटरफ्लाई हमारे देश की नेशनल बटरफ्लाई बनेगी। आगे एक न्यूज निकल के आ रही, वियतनाम ने बोला है कि चाइना जो इस समय समय पे मिलिट्री एक्सरसाइज कराता रहता है ना, इससे जो टॉक्स हैं बायलेटरल टॉक्स, वो बायलेटरल टॉक्स हर्ट हो सकती हैं। जैसे कि इस वीक ही मिलिट्री ड्रिल्स कंडक्ट किए बीजिंग ने साउथ चाइना सी में। आप देखो, 5 मिलिट्री एक्सरसाइज चाइना ने कंडक्ट की, शुरुआत की मंडे को, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द साउथ चाइना सी में करी गई हैं। कुछ एक्सरसाइज पारासेल आइलैंड्स के पास करी गई, जिसको वियतनाम क्लेम करता है। कहीं ना कहीं वियतनाम का बोलना है कि भैया जो कोड ऑफ कंडक्ट निगोसिएशंस हैं साउथ चाइना सी में, वो शुरू होने चाहिए चाइना और एशियन कंट्रीज के बीच में। चाइना और एशियन कंट्रीज के बीच में साउथ चाइना सी को लेके एक बहुत बड़ी डिबेट है। चाइना बोल देता है कि 9 डैश लाइन के अंदर हम जो कुछ भी है वो हमारा है। यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सीज के हिसाब से वियतनाम और बाकी जो साउथ ईस्ट, ये जो साउथ चाइना सी, इसमें जो कंट्रीज है वो इलाका क्लेम करती हैं। और कहीं ना कहीं ये इलाका ओवरलैप करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको ये मैप दिख रहा है, यहाँ आपको दिख रहा है चाइना, यहाँ आपको दिख रहा है वियतनाम। अभी ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, इसके अंदर जो इलाका है, ये पूरा का इलाका चाइना क्लेम करता है। ये जो 9 डैश लाइन है जो कि ऐसे जा रही है, ये 9 डैश लाइन ऐसे जा रही है पूरी की पूरी, इसके अंदर का जो पूरा इलाका है वो चाइना क्लेम करता है। अब आप देखो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इलाका है जो ओवरलैप कर रहा है। जैसे कि ये पूरा का पूरा इलाका, ये जो मैं पॉइंट कर रहा हूँ, ये ओवरलैप कर रहा है। वियतनाम बोलता है हमारा, चाइना बोलता है हमारा है। यहाँ पे आपको पैरासेल आइलैंड्स दिख रहेंगे। इन पैरासेल आइलैंड्स के पास चाइनाज की जो मिलिट्री है वो ड्रिल कर रही है। वियतनाम बोल रहा है ये हमारा है। तो इस तरीके की बहस होती रहती है। तो कहीं ना कहीं वियतनाम ये बोल रहा है कि देखिए, चाइना के बीच में और एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस के बीच में एक रीजनल मैरीटाइम कोड ऑफ कंडक्ट के ऊपर बहुत समय से निगोसिएशंस चल रहे हैं। इस तरीके के मिलिट्री डील्स इन नेगोशिएशंस पे एक बहुत बड़ा इफेक्ट डालेंगे, ऐसा बोल रहा है वियतनाम। चाइना ने एक फ्रंट सा खोल दिया है साउथ चाइना सी में। बहुत मेजर लेवल पे मैरीटाइम डिस्प्यूट्स खुल गए हैं दूसरे कोस्टल स्टेट्स के साथ चाइना के, और चाइना किसी भी तरीके के इंटरनेशनल ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है। फाइनली एक लास्ट न्यूज डिस्कस करते हैं। यह है आपका ईयू लॉन्चेस लीगल एक्शन ओवर यूके ब्रेक्सिट डील। देखिए, यहां पे जो यूके के जो ब्रिटिश के एमपीज हैं, उन्होंने एक बिल को इंट्रोड्यूस किया है, और उस बिल के चलते ये बोला गया है कि अगर मान लीजिए पोस्ट ब्रेक्जिट कोई भी अरेंजमेंट नहीं हो पाता ब्रिटेन और ईयू के बीच में, तो जनवरी 1 से जो नए यूके इंटरनल मार्केट के रिफॉर्म्स हैं, जो लॉज हैं, वो लागू हो जाएंगे। कभी बात यह है कि भाई ब्रेक्जिट डील के बाद ये बोला गया था कि ईयू और ब्रिटेन आपस में निगोसिएशंस करेंगे, और निगोसिएशंस के चलते ये बताया जाएगा कि पोस्ट ब्रेक्जिट जो भी ऑर्डर होगा वो किस तरीके से काम करेगा। यहां पे ये एक्सपेक्ट किया था यूरोपियन यूनियन के अंदर कुछ एक्सपर्ट्स ने कि ये निगोसिएशंस कुछ साल तक चल सकते हैं, लेकिन ब्रिटेन साफ साफ बोल रहा है कि 1 जनवरी से पहले आप इन निगोशिएशंस को कंक्लूड करो। अगर आप नहीं कंक्लूड करोगे तो हम अपने इंटरनल लॉज को इंप्लीमेंट कर देंगे, हम आपके निगोशिएशंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अगेंस्ट यूरोपियन जो कमीशन है वो गुस्सा आ गया है। उसने एक फॉर्मल नोटिस इशू किया यूके गवर्नमेंट को, और यूरोपियन जो कोर्ट्स है उसमें इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीजर की जो प्रोसीडिंग्स है वो ब्रिटेन के अगेंस्ट शुरू की जाएंगी। कैसा इन्फ्रिंजमेंट प्रोसीजर? ये बोला जाएगा कि देखिए, ब्रेक्जिट डील में एक डील हुई थी ईयू और ब्रिटेन के बीच में, जिसमें यह बोला गया था कि पोस्ट ब्रेक्जिट जो भी अरेंजमेंट होगा उसके ऊपर फॉर्मल नेगोशिएशंस होंगे, और उसके ऊपर बाद ही कुछ चीज करी जाएगी। यहां पे ब्रिटेन के लिए कहा जा रहा है कि ब्रिटेन यूनिलैटरली चीजों को बदलने की कोशिश कर रहा है। ब्रिटेन बोल रहा है जल्दी एग्रीमेंट करो। अभी एग्रीमेंट और निगोशिएशन करने बहुत मुश्किल है, काफी प्रॉब्लमेटिक चीज है। यहां पे कस्टम ड्यूटी और नॉर्दर्न आइलैंड वाला हिस्सा बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। ये आपको ब्रिटेन का नक्शा नजर आ रहा है पूरा, यहां आपको नॉर्दर्न आइलैंड नजर आ रहा है, और ये जो बाकी इलाका है ये है आयरलैंड कंट्री। अब जैसे कि दोस्तों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, मैं एक फैसेट बता रहा हूं, इसके बहुत से फैसेट्स हैं। इंडिया में जीएसटी लगता है, टैक्स रिफंड की आपको सुविधा है। आपने जीएसटी भरा, आप चीजों को एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो आप टैक्स रिफंड ले लो, बहुत सी चीजें होती हैं। अभी बात यह है कि मान लीजिए यूके में कोई गुड्स बने, और वो यूके में बन गए, नॉर्दर्न आइलैंड में गए कंज्यूम होने के लिए,
तो नॉर्दर्न आइलैंड में अगर वो कंज्यूम होते हैं तो बहुत सारे अलग अलग जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं उसके चलते नॉर्दर्न आइलैंड्स में जो भी इंटरप्राइजेस, जो भी कंपनीज काम कर रही हैं, उसको ब्रिटेन की सरकार टैक्स रिफंड देती है। अब जो नया बिल यूके लेके आ रहा है और बोरिस जॉनसन लेके आ रहे हैं, वो क्या बोलता है कि ब्रिटेन के गुड्स अगर नॉर्दर्न आइलैंड में बने या फिर अगर ब्रिटेन में गुड्स बन के नॉर्दर्न आइलैंड गए या नॉर्दर्न आइलैंड में गुड्स बन के नॉर्दर्न आइलैंड में कंज्यूम किए तो उसके लिए टैक्स रिफंड देगी ब्रिटेन की सरकार। लेकिन नॉर्दर्न आइलैंड्स में गुड्स बन के अगर आयरलैंड में चले गए या ब्रिटेन में गुड्स बन के अगर आयरलैंड में चले गए तो उसके ऊपर जो टैक्स रिफंड देती थी ब्रिटेन की सरकार, वो टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा। उसके बाद ये जो आपका आयरलैंड कंट्री थी, इसके थ्रू जो भी इंपोर्ट आता था आपका नॉर्दर्न आइलैंड के अंदर, ब्रिटेन के अंदर, उसके ऊपर जो कस्टम ड्यूटी थी वो बहुत नॉमिनल थी, ना के बराबर थी। जब जैसे ही जो इंटरनल मार्केट रिफॉर्म बिल ब्रिटेन का प्ले में आ जाएगा तो आयरलैंड कंट्री में बनने वाली जो चीजें हैं उनके ऊपर हेवी कस्टम ड्यूटीज इंपोज कर दी जाएंगी अगर वो ब्रिटेन के अंदर घुसती हैं। तो ऐसे बहुत से ट्रेड क्लॉजेस हैं जिसके चलते एक बड़ी बहस हो रही है। और यहां पे जो सबसे प्रॉब्लमेटिक चीज निकल के आ रही है वो ये है कि ये जो आयरलैंड नाम की कंट्री है ना, इसका केवल एक लैंड बॉर्डर है, वो ब्रिटेन के साथ है। तो कहीं ना कहीं ये जो इंग्लैंड है वो जो अपने इंटरनल मार्केट रिफॉर्म्स को लेके आ रहा है वो आयरलैंड के प्रो नहीं है। जो बाकी ईयू कंट्रीज है वो उस झटके को झेल सकती हैं, बट आयरलैंड कंट्री इस झटके को शायद नहीं झेल पाएगी क्योंकि वो बहुत हद तक यूके की इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है। बहुत सी और ऐसी चीजें हैं। तो कुल मिला के आयरलैंड के केस में ट्रेड कैसे किया जाएगा, बाकी यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड कैसे किया जाएगा, इसके ऊपर एक बातचीत होनी थी। बातचीत में जो निगोसिएशंस है उनके ऊपर प्रॉपर बातचीत हो नहीं पा रही। ब्रिटेन जो पॉइंट्स बोल रहा है वो यूरोपियन यूनियन नहीं मानने को तैयार है, यूरोपियन यूनियन जो पॉइंट्स बोल रहा है वो ब्रिटेन मानने को नहीं तैयार है। तो एक डेडलॉक सा होता नजर आ रहा है। तो बोरिस जॉनसन बोल रहे हैं कि अगर आप डेडलॉक करते हो तो आप करते रहो, मैं 1 जनवरी से अपने खुद के नियम कानून लागू कर दूंगा। तो यहां पे यूरोपियन यूनियन बोल रहा है कि भाई आप ये कैसे कर सकते हो, ठीक है ना। आपसे जब हमारी बातचीत हुई है कि प्रॉपर निगोशिएशन करने के बाद ही ट्रेड पैटर्न को हम अलग करेंगे, तो अगर आप ऐसा करोगे तो हम आपको यूरोपियन कोर्ट में घसीटेंगे। तो भैया लीगल प्रोसीडिंग्स यूरोपियन यूनियन ने शुरू की हैं। ब्रेक्सिट विड्रॉल एग्रीमेंट के जो भी क्लॉजेस थे उनको तोड़ा है ब्रिटेन ने यूनिलैटरली, इसलिए। लेकिन बात यह है कि ब्रेक्सिट के बाद ब्रिटेन कह रहा है हम तो यूरोपियन यूनियन से अलग। तो क्या ब्रिटेन इन यूरोपियन कोर्ट्स के ज्यूरिसडिक्शन को मानेगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इन सब चीजों पे बहस चल रही। सही लगा तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, ठीक है। अब चूंकि इंडिया के पर्सपेक्टिव, हम लोग इंडिया में हैं, तो एक लिमिटेड लेवल पे इसके ऊपर बहस होती है, इसकी इंट्री केसेस को हम लोग नहीं देखते हैं। जो ब्रिटेन की सिविल सर्विसेज की तैयारी करते होंगे वो बहुत डिटेल में इसको पढ़ते होंगे। तो यहाँ पे वीडियो खत्म करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। आई होप आपको कुछ सीखने को मिला होगा। गुड बाय।